बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर और मेरे साथ मौजूद हैं मतीउल जान MJ TV। तीन मौज़ूआत पे हम बात करेंगे। एक तो इमरान खान रिहाई तहरीक के नाम से एक नई जो बहस ने जन्म लिया है, और ये बहस तब शुरू हुई जब फवाद चौधरी और उसके अलावा इमरान इस्माइल और महमूद मौलवी उनकी मुलाकात हुई शाह महमूद कुरैशी से। इसके मुख्तलिफ जो पस मंज़र में क्या है, मुलाकात कैसे हुई, इसका जो है वो आने वाले दिनों में क्या असरात मुमकिन तौर पर हो सकते हैं, और क्या वाकई ही मौजूदा पीटीआई की क़यादत के पास इमरान खान की रिहाई के लिए कोई मैकेनिज्म मौजूद नहीं है। एक तो हम इस पर बात करेंगे। फिर जो बार के इलेक्शन हैं, बार काउंसिल्स के, मुल्क भर में बार काउंसिल्स के इलेक्शन हुए, जिसमें बज़ाहिर हमारे सीनियर दोस्त हसनात मलिक साहब, उनकी खबर है कि जो हामिद खान ग्रुप है और पीटीआई जो ILF है, उनके जो उम्मीदवार हैं काफ़ी हद तक उनकी जीत हुई है। एग्जैक्ट फिगर हम उस पर बात नहीं करेंगे जब तक के नताइज, हतमी नताइज जो है वो नहीं आ जाते पंजाब से, ख़ास तौर पर अब वो किस तादाद में होंगे, और क्या बार काउंसिल्स पर या पाकिस्तान बार काउंसिल पर जो पीटीआई का बयानिया है, या 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ बयानिया है, या हामिद खान ग्रुप के साथ जो वकला कराची से लाहौर तक जुड़े हुए हैं, क्या उनका बयानिया जो है वो उस पर पाकिस्तान बार काउंसिल की सतह पर आ सकेगा, या अभी भी मेजॉरिटी जो है वो एहसन बून और आजम नज़ीर ग्रुप की होगी। इसी के साथ जुड़ा हुआ मामला 27वीं आईनी तरमीम, जिसके हवाले से एहसन बून जब भी इलेक्शंस होते हैं, सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शन जीतते ही उन्होंने ये ऐलान किया था कि 27वीं आईनी तरमीम आएगी, आईनी अदालत बनेगी। और बार काउंसिल, जब बार काउंसिल के इलेक्शन हो रहे थे तो इलेक्शंस के दौरान अभी वोटिंग हो रही थी, तो उन्होंने कहा जी आईनी अदालत बनेगी, 27वीं आईनी तरमीम आएगी। तो इस पे भी बात करेंगे कि जो शहर इक़्तिदार है, यहाँ पे भी एक खबर गर्म है कि बहुत जल्द 27वीं तरमीम आने को है। इस पे भी बात करते हैं। बहुत शुक्रिया मोतीउल जान साहब। सबसे पहले पीटीआई के अंदर जो फवाद चौधरी हैं, बाकी इमरान इस्माइल हैं, बाकी लोग ये बात कर रहे हैं, तीन जो लोग हैं ये तो आगे फ्रंट पे आके इन्होंने बात करना शुरू कर दी। असद उमर जो है उन्होंने कहा कि मैं इनके साथ नहीं हूँ, डॉक्टर शरीफ मजारी ने कहा मैं इनके साथ नहीं हूँ, फिर कराची से भी कुछ लोग हैं, उन्होंने कहा हम इनके साथ नहीं हैं। अब इसका थोड़ा सा पस मंजर मैं आपको बताऊं कि जो खबर रात को दुनिया टीवी पर जो लाहौर के रिपोर्टर हैं उन्होंने भी दी, उन्होंने कहा कि जो शाह महमूद कुरैशी को पहले कम्युनिकेट किया गया, उन्होंने इनकार किया, फिर शाम को अचानक जो है वो ये पहुंच गए वहाँ पे, जो मुलाकात करने के लिए पहुंच गए। वहाँ पे भी कोई बात इनकी लंबी चौड़ी नहीं हो सकी, बल्कि मुख्तसर सी बात हुई 8 या 10 मिनट की। एक खबर तो ये दुनिया टीवी के उस रिपोर्टर की है, एक खबर हमारे पास है जो जराए हैं शाह महमूद कुरैशी की, जो करीबी जराए हैं, उनसे जब हमारी बात हुई तो उनके जराए का भी ये कहना है कि अचानक ये जो है वो वहाँ पे आ गए। हमें मालूम नहीं है कि इनको किसने बताया कि ये जो है वो वहाँ पे पहुँच गए, क्योंकि एक सवाल ये आ रहा था कि शाह महमूद कुरैशी को जब इससे कबल लाया गया था हॉस्पिटल में, तो वहाँ जेल से हॉस्पिटल लाते हुए ये खबर बाहर आ चुकी थी कि उनको शिफ्ट कर दिया गया है। अब की बार जब बात हुई शाह महमूद कुरैशी के करीबी जराए से मेरी, तो उनका ये कहना था कि हमने इसलिए ये खबर बाहर नहीं निकाली क्योंकि इससे कबल जब वो बाहर आए थे तो उनके मुरीदीन का हल्का या उनकी जो हल्के के लोग हैं वो आ गए थे, और वो बड़ा एक बदनज़मी सी थी हॉस्पिटल के बाहर रोज़ाना की बुनियाद पर। तो अब उनको वो मसला स्टोन बढ़ चुका था या उनका इशू है जो सर्जरी होनी है, तो इसलिए हम इस खबर को बजाय इसके कि बाहर लाते हम चाह रहे थे तो वो सुकून से वहाँ पे उनका वहाँ पे जो भी होना है हॉस्पिटल में इलाज वगैरह होना है वो हो जाए, उनका ये वर्जन है। अब आप ये बताएं कि ये मामला किस तरफ जा रहा है। फवाद चौधरी साहब तो कह रहे हैं जी इनके पास कोई मैकेनिज्म नहीं है इस मौजूदा लीडरशिप के पास इमरान खान की रिहाई के हवाले से, और हम बात करेंगे सियासी लीडरशिप से बात करेंगे, हुकूमत से बात करेंगे, और इसका कोई हल निकालने की, और जो टेम्परेचर है, सियासी टेम्परेचर हाई है, इसको लो करने की कोशिश करेंगे। साकिब, पहली बात तो ये है कि अगर इमरान खान की रिहाई फवाद चौधरी और इमरान इस्माइल जैसे सियासतदानों के ज़रिए होनी है तो फिर तो इस रिहाई से तो बेहतर है कि इमरान खान जेल में ही रहे, क्योंकि ये एक वाज़ेह पैगाम है इस्टेब्लिशमेंट का कि फवाद चौधरी या इमरान इस्माइल या मौलवी मुफ्ती जो है उनके ज़रिए अगर मामलात आगे नहीं बढ़ते तो फिर आप ये मत समझें कि आप सुहेल आफरीदी और खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के मैंडेट के ज़ोर के ऊपर इमरान खान को बाहर निकाल लेंगे।
तो ये जब भी फवाद चौधरी एक्टिव होते हैं तो वो बेसिकली इस्टेब्लिशमेंट का ही एक पैगाम होता है। आपने याद होगा कि अडयाला जेल में भी जो मुलाकातें होती रही हैं इमरान खान से, उसमें फवाद चौधरी के जो भाई हैं एडवोकेट फैसल चौधरी, उनको बड़ा फैसिलिटेट किया जाता था। वो जब भी जाते थे उनकी वो इमरान खान के वकील भी थे वैसे, और वो इमरान खान के कुछ केसों में वकील भी थे, सहूलियात मगर के हवाले से जो वकील तो और केसेस थे। दूसरे लोग भी थे, उनको तो नहीं जाने दिया जाता था। बहुत से ऐसे वकील थे, सलमान अकरम राजा को भी रोका जाता था, दीगर वकला को भी रोका जाता था, मर्जी के वकला को जाने दिया जाता था, और मुलाकातें तो वो भी मर्जी से होती थी। आप इस मुलाकात में भी देखें कि ना सिर्फ ये कि ये मुलाकात हुई है, बल्कि उसकी तस्वीर भी जारी की गई है। अब आप ये देखें कि इमरान खान की तस्वीर, वीडियो या उनकी ऑडियो तक जो है बाहर आने की इजाज़त नहीं है, मगर यहाँ पे फवाद चौधरी और इमरान इस्माइल जाके मिलते हैं शाह महमूद कुरैशी से और उनकी तस्वीर जारी की जाती है। मकसद ये हरगिज़ नहीं था कि कोई मुज़ाकरात हो या उसका कोई नतीजा निकले। मकसद सिर्फ ये था कि पीटीआई की जो कारकुन हैं, जो पीटीआई के फॉलोअर्स हैं, उनको कंफ्यूज किया जाए, उनको ये बताया जाए कि आपकी पार्टी तकसीम है, आपकी पार्टी के अंदर धड़े हैं, और आपके जो पार्टी के लीडर हैं वो एक ये सोच रहा है कि डील किया जाए, और दूसरा धड़ा जो है वो कह रहा है कि नहीं डील किया जाए। तो ये सिर्फ एक कन्फ्यूजन फैलाने के लिए ये मुलाकातें फैसिलिटेट की गई हैं। अब देखें ना कि फवाद चौधरी और इमरान इस्माइल को ही अगर आप ले लें, तो क्या ये वो सियासतदान हैं कि जिनकी अपनी कोई पर्सनल फॉलोइंग है, चाहे पॉलिटिकल है चाहे रिलीजियस है। अब अगर मामला यहाँ पे आ गए कि इस तरह के लोग, सियासतदान जो कि इस्टेब्लिशमेंट के कंधे के बगैर पार्लियामेंट में भी नहीं पहुंच सकते, और इमरान खान का नाम इस्तेमाल किए बगैर जिनको एक वोट भी नहीं पड़ सकता, वो जाके एक ऐसे सियासतदान को तरगीब देने की कोशिश कर रहे हैं जिसका और कुछ नहीं तो कम से कम उसकी एक पर्सनल फॉलोइंग भी है, चाहे आप उसको रिलीजियस फॉलोइंग कह लें चाहे पॉलिटिकल कह लें, लेकिन ही इज़ अ पॉलिटिशियन, रवायती तौर पर भी एक पॉलिटिशियन है। और वो उस बंदे को जाके आप राग़िब करने की कोशिश कर रहे हैं। और मेरे ख्याल में शाह महमूद कुरैशी ने, जैसे आपने कहा कि वो भी शायद तैयार नहीं थे इस मुलाकात के लिए, वो एक दुरुस्त फैसला था। और शाह महमूद इस हवाले से जो अंदाजा था, कंफर्म जो रिपोर्ट्स हैं वो आनी है उनकी जानिब से, कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आ जाए तो हम उस पर बेहतर बात कर सकेंगे। हो सकता है कि वो किसी हद तक एग्री हो, किसी हद तक एग्री ना हो। जहाँ तक जो इमरान इस्माइल या जो महमूद मौलवी हैं या इनके हवाले से बात है, ये तो डे वन से पीटीआई को छोड़ गए थे, इन्होंने जेलें नहीं भुगती। फवाद चौधरी 6 माह जेल में रहे, और पीटीआई में आने से पहले भी वैसे 40-42 हज़ार उन्होंने वोट जो है वो लिया था। एक बड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन उस वक्त हालात देखना क्या थे। पीटीआई में आने से पहले कब उन्होंने ये 42,000 वोट लिया था, कौन से काफ लीग के पीछे कौन था? वो उस वक्त जनरल मुशर्रफ ने जो काफ लीग बनाई थी, और फिर ये पीपल पार्टी के भी तर्जमानी करते रहे, जरदारी साहब के भी साथ रहे, मुशर्रफ के तो साथ थ्रू आउट ये एस्टेब्लिशमेंट के कंधे पे बैठ के आते रहे। एक बड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन है। एक चीज तो तय है कि नवंबर 25 आ गया है, नवंबर 24 के बाद हम शुरू करते हैं। हालांकि इमरान खान साहब को 2.5 साल हो गए हैं। नवंबर 24 के बाद पीटीआई की मौजूदा लीडरशिप के पास कोई प्लान नहीं है कि इमरान खान कैसे बाहर आएंगे। वो अदालती महाज हो, उनके केस ही नहीं लगते, और ना ही वो अदालतों पर इतना प्रेशर डाल सके हैं कि अदालतें मजबूर हो जाती कि उनके केस लगाते हैं। मतलब अदालती महाज उनके लिए क्लोज है। अब पॉलिटिकल महाज तो पहले ही क्लोज है। अब आपके ही प्रोग्राम में मेरे ख्याल में सलमान अकरम राजा साहब ने ये बात की थी कि कोई अनहोनी हो जाए तो इमरान खान साहब हो सकता है अचानक बाहर आ जाएं। तो एक चीज तो फवाद चौधरी एंड कंपनी वो ठीक है, गलत है, किसी के कहने पे आ रहे हैं, वो बात तो ठीक कर रहे हैं ना, इनके पास तो कोई प्लान नहीं है ना। देखें, प्लान जो था वो भुट्टो को बचाने के लिए पीपल्स पार्टी के पास भी नहीं था। ठीक, जब मुल्क में अहमरियत हो, जबर हो, सड़कों पे निकलने वाले मुजाहिरीन के ऊपर गोलियां चलाई जाती हों और लोगों को लापता किया जाता हो, तो क्या उसमें किसी सियासी जमात या ग्रुप के प्लान का फुकदान होता है? अब क्या पीपल पार्टी जिसके लीडर को जेल में रखा गया, उसको तख्ता-ए-दार तक फांसी पे लटका दिया गया, पीपल पार्टी ने क्या कर लिया? क्या इसका ये मतलब था कि पीपल पार्टी के पास प्लान नहीं है? ये जबर का माहौल है। प्लान वहाँ पे काम करते हैं जहाँ पे तमाम सियासी जमातों को इक्वल अपॉर्चुनिटी होती है, लेवल प्लेइंग फील्ड होता है। फिर आप उसको जज करते हैं कि किस सियासी जमात की मंशूर किसका अच्छा है, हिकमत अमली किसकी अच्छी है, प्लान किसका अच्छा है। मुझे आप बताए ना कि इसमें मैं मानता हूँ इस बात को कि बयानिए की सतह तक शायद पीपल पार्टी का
बयानिए की सतह तक भी वो प्लान नहीं है जो कि एक सियासी जमात का होना चाहिए। और असल इम्तिहान ही पाकिस्तान में सियासी जमातों का उस वक्त होता है जब मुल्क में अमरीत हो, जबर का निज़ाम हो। तो इसमें कोई शक नहीं कि बयानिया किया था, मगर क्या इस चीज़ का ये मतलब है कि फिर फवाद चौधरी और इमरान इस्माइल जैसे लोगों की बात मान के आप जो है वो बाहर आ जाएं? तो मुझे ये बताएं ना कि फिर तो आप सियासी जमात, और इसमें फिर उनके बाहर आने से क्या होगा, मुझे बताएं। अगर इमरान खान ने जेल से बाहर आके फवाद चौधरी या इमरान इस्माइल बनना है तो फिर तो वो पहले दिन ये काम कर सकते थे। अब अगर फवाद चौधरी के बातों में आके इमरान खान ने फैसले करने हैं, जो मुझे नहीं लगता ऐसा होगा, तो फिर तो मैं समझता हूँ कि इमरान खान ने जो 2.5 साल जेल में गुजारे हैं वो किसी कॉज के लिए नहीं है, वो बेवकूफ़ी थी उनकी। फिर तो यही समझा जाएगा ना कि यार पहले ही फवाद चौधरी बन के बाहर आ जाते आप। अच्छा, जैसे फवाद चौधरी पार्टी से निकल गया, जान छुड़ा ली, मुकदमे खत्म हो गए, क्विटल हो गए, और अब जाके जेलों में मजाक उड़ा रहे हैं अपनी उस साबका क़यादत का। अच्छा, इसी से जुड़ा हुआ जेल में अभी तक बैठे हुए हैं और से उन्हें जुड़ा ये हुआ बता एक रहे हैं सवाल। कि मेरी तरफ देखो, मैं बाहर से आके आपसे मिलने आ गए और आप लोग अभी तक जेल में बैठे हो, क्या आपकी हिकमत अमली है, आपकी पार्टी की हिकमत अमली है? ये एक किस्म का ताना दे रहे हैं फवाद चौधरी जैसे सियासतदान। अच्छा, इसी से जुड़ा एक सवाल। फवाद चौधरी ये अपने जो आर्गूमेंट उन्होंने बिल्ड किया वो ये कहते हैं कि मेरी इमरान खान साहब से 9 मई के केसेस, क्योंकि ये भी मुलजिम है उसमें, तो वहाँ ड्यूरिंग प्रोसीडिंग मेरी मुलाकात हुई और मैंने उनको कहा कि कोई रास्ता निकलना चाहिए और आपके नाम पे 40-50 मिलियन रुपए या डॉलर, अब मुझे नहीं पता याद कि उन्होंने एग्जैक्ट क्या कहा है, कि चले 40-50 मिलियन रुपए कर लेते हैं। डॉलर्स की डॉलर्स इंटरनेशनली अभी है ना, तो डॉलर्स की इकोनॉमी है आपके नाम पे। आपके नाम से मुराद ये है कि पूरा डिजिटल मीडिया जो है वो भरा पड़ा है आपके नाम पे, और वो कहते हैं जी बैरून मुल्क बैठे कुछ लोग और इधर बैठे कुछ लोग जो है वो व्लॉग्स करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं, क्योंकि अगर बाहर आ गए आपके तो उनका तो खाना पीना बंद हो जाएगा, उनका तो वो जो आ रही अर्निंग वो बंद हो जाएगी, तो इसलिए वो तो चाहते ही नहीं है। तो इसलिए आप सोचें इस पे, आप जो है वो डिसीजन लें और कोई रास्ता हमें जो है निकालना चाहिए। साकिब, पहली बात तो ये है कि फवाद चौधरी कौन है, और अगर कोई फवाद चौधरी से पूछे कि जो शख्स इमरान खान को ये बता रहा है कि उसकी 40-50 मिलियन डॉलर की उसके नाम पे इकॉनमी है और लोग कमाई कर रहे हैं, तो फवाद चौधरी के नाम पे तो 40-50 रुपए की भी नहीं होगी, ठीक है ना। फवाद चौधरी जैसा बंदा जिसके नाम पे 40-50 रुपए की भी इकॉनमी नहीं है, वो 40-50 मिलियन डॉलर की इकॉनमी वाले बंदे को बता रहा है कि आपके ये जो आपने स्टैंड लिया हुआ है, ये आप जिस कॉज के साथ खड़े हैं, जिन असूलों की आप बात कर रहे हैं, आप जो अदलिया की आज़ादी की बात कर रहे हैं, आप जो जमहूरियत की बात कर रहे हैं, आप जो जाबरानी निज़ाम के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, आप इस सब को छोड़ दें, क्योंकि इसके ऊपर बकौल फवाद चौधरी के 40-50 मिलियन डॉलर की इकानमी चल रही है। ये कोई बात है करने की यार। अब ये वो फवाद चौधरी और एडवोकेट फैसल चौधरी हैं, दोनों भाई, जो 3 नवंबर जनरल मुशर्रफ के हवाले से, अभी आज 3 नवंबर है ना ठीक है ना, तो इनके हवाले से अगर आज भी उनको माइक लेके पूछें, वो कहेंगे ये बड़ी ज्यादती हुई है, जनरल मुशर्रफ तो एक बड़ा अच्छा इंसान था। अब इस जैसे बंदे जो हैं ये इमरान खान को बताएंगे कि आपके ये सारा जो आपने स्टैंड लिया हुआ है इस पे लोग पैसे कमा रहे हैं। मतलब इस लेवल के लोग जिनका अपना कोई सियासी नजरिया नहीं है, कोई जिंदगी के असूल नहीं है, कोई जमहूरियत की बात करते हुए इनको शर्म आती है, जो जनरल मुशर्रफ के कंधे पे चढ़ के सियासत में आए, और आप भी कहते हैं कि वो 40-42 हज़ार वोट ले लिए थे इन्होंने इमरान खान के बगैर। तो इस जैसे बंदे अब जो है वो बताएंगे इमरान खान को कि क्या करना और क्या नहीं करना, और इस जैसे बंदे जाके शाह महमूद कुरैशी जो है, मैं तो कहता हूँ उनको तो ऐसे बंदों के साथ बैठना भी नहीं चाहिए। वैसे शाह महमूद कुरैशी जब 9 मई में गिरफ्तार हुए थे तो उसके बाद वो रिहा हुए, फिर इसमें अगस्त 2023 में गिरफ्तार हुए थे। तो शाह महमूद कुरैशी जो है उस वक्त भी एक वफद मिला था जिसमें फवाद चौधरी साहब भी थे और इमरान इस्माइल भी थे, और उस वक्त भी मेरे ख्याल में उनको यही कायल करने की कोशिश की गई थी कि आप आएँ, आप जो है वो लीड करें और ये वो, फिर वो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, और जो शाह महमूद कुरैशी है 2.5 साल उनको जेल में हो गए हैं। मेरे ख्याल में उन पर कमेंट करते हुए या उनकी नियत पर कोई शक करते हुए सोचना चाहिए कि 2.5 साल हो गए यार एक बंदे को जेल में। अगर वो बंदा जो है उसने करना होता कुछ ना कुछ कंप्रोमाइज करना होता तो कर लेता। ये तो वो है ना, जैसे गांव की शादी में मरासी चौधरी को कहते हैं कि चौधरी साहब के ना वसेड़े ही पाए गए, सानू वेखो असी याशी दी जिंदगी गुजार रहे हैं, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨਾਂ ਵਿਖੇੜਿਆਂ ਹੀ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਗਰਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲੈ ਲੈਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਛੱਡੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ आओ, ठीक है, रंगबाजी करो। ये तो वो वाली बातें है ना। मतलब चौधरी साहब यही बताते होंगे ना शाह महमूद कुरैशी को जाके कि मेरे वाल देखो,
कितने सुकून नाल आराम नाल मैं बैठा हाँ, तुसी केड़े कम्मां च पै गए हो। मतलब ये अब लेवल हो गया है इस सियासत का हमारे मुल्क की कि फवाद चौधरी और एडवोकेट फैसल चौधरी जैसे लोग जो हैं वो जाके शाह महमूद कुरैशी को कहेंगे कि नहीं जनाब नहीं, इमरान फैसल चौधरी नहीं है आप उसमें, क्या फैसल नहीं चौधरी नहीं उस उनके ग्रुप में, उस ग्रुप में नहीं है। फैसल चौधरी नहीं है, मैं बात कर रहा हूँ कि सोच दोनों की एक जैसी है, दोनों को पार्टी के अंदर क़यादत पसंद नहीं करती। फवाद चौधरी का तो बाकायदा निकाल दिया ना उन्होंने, फैसल चौधरी का मुझे नहीं पता क्या स्टेटस है। लेकिन मसला यही है कि अब पीटीआई को ये एक किस्म का मैं समझ रहा हूँ नमक जख्मों पे नमक छिड़कने वाली बात है कि लीडरशिप 2.5 साल से जेल में है, मुकदमे बने हुए हैं, उनकी अपीलें नहीं लग रही, और फवाद चौधरी जैसे बंदों को जा जाके उन्हें कह रहे हैं कि यार इंज ना करो तो इंज ना करो। मतलब ये लेवल हो गया। ये तो पीटीआई के जो जख्म है उन पे नमक छिड़क रही है ना। जिनकी तस्वीर नहीं चलती, जिनकी स्टेटमेंट्स नहीं चलती, जिनके बयानात नहीं चलते टीवी स्क्रीनों पे, उनको कह रहे हैं टेम्परेचर लो करें। हाँ। तो जो बिल्कुल आज़ाद हैं, हालांकि टेम्परेचर जो आज़ाद हैं उनको उन्होंने लो करना है, उन्होंने दिखाना है कि यार टेम्परेचर हमने तो लो कर दिया है, उनको कहें वो भी उनकी जानिब से कोई बयानात है तो वो भी थोड़े से लो हो जाएं। बहरहाल मैं आखिर में एक जी जुमला ये कहूँगा कि देखिए ना, मैं आपको आज बता दूं कि आगे जाके अदालत से केसों के अंदर जो भी रिलीफ मिलेगा ना, उस रिलीफ के मिलने से 1-2 दिन पहले फवाद चौधरी साहब या इनके साथ इमरान इस्माइल साहब ये जाके ना इस तरह की 1-2 मुलाकातें इनकी अरेंज कराई जाएंगी, और जब रिलीफ मिलेगा तो ये दोनों बाहर आके कहेंगे ये हमारी कोशिशों से जो है ना इमरान खान साहब को रिलीफ मिला। ठीक है ना। अब पता नहीं है इमरान खान के बिहाफ पे फवाद चौधरी साहब और ये लोग किस किस को जाके मिलते वैसे होंगे, खान साहब को पता ही नहीं होगा। उनके केसेस नहीं लग रहे, पिछले 10 माह से उनकी सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पड़ी हुई है, उस पर जीरो अभी आगे नहीं बढ़ पा रहे। बहरहाल जो बार काउंसिल्स के इलेक्शन है और 27वीं आईनी तरमीम इनको इकट्ठा लेकर हम चलेंगे, क्योंकि बार काउंसिल्स के इलेक्शंस में बताया ये जा रहा है कि इन्होंने इनकी अच्छी तादाद आई है। अब अच्छी तादाद से मुराद ये है कि क्या वो वकीलों पर जो हुक्मरानी है, यानी कि पाकिस्तान बार काउंसिल या पंजाब बार काउंसिल में उनकी अक्सरियत हो सकेगी कि वो कोई तहरीक चलाने के काबिल हों, क्योंकि जिनकी अक्सरियत होगी, अगर हामिद खान और पीटीआई की अक्सरियत होती है तो फिर ही वो जो तहरीक है चला सकते हैं बार काउंसिल लेवल पे। वैसे तो इंडिपेंडेंटली वो चला रहे हैं जब से 26वीं आईनी तरमीम है, लेकिन वो कामयाब नहीं हो रही। तो आपको क्या लगता है, एक तरफ एहसन भून साहब 27वीं आईनी तरमीम का राग जो है वो अलापते हैं, जब भी इलेक्शन जीतते हैं तो कहते हैं 27वीं आईनी तरमीम होगी, आईनी अदालत बनेगी और पता नहीं क्या क्या होगा। देखें जी, एहसन भून साहब जो है ना वो पोस्टर बॉय हैं 27वीं आईनी तरमीम के, 26वीं आईनी तरमीम के और इनफैक्ट DHA के। एहसन भून साहब वो मिडल मैन थे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और DHA के बीच, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का जो हाउसिंग प्रोजेक्ट है उसकी डील करवाई, और आज वो पूरा हाउसिंग प्रोजेक्ट जो है DHA के हवाले किया। इसमें कोई शक नहीं कि एक बहुत बड़ी ये कंस्ट्रक्शन एक इंडस्ट्री बन गई है, DHA बहुत बड़ा एक ब्रांड बन गया है, और जो वकला के प्लॉट हैं उनकी कीमतें भी बढ़ गई होंगी। मगर ये वही सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है जो बैरिस्टर एतजाज़ एहसन, अली अहमद, जस्टिस तारिक महमूद और इन जैसे एडवोकेट आसमा जहांगीर, मुनीर मलिक, इन जैसे लोगों, अजीम लोगों की क़यादत में, जिन्होंने जनरल मुशर्रफ जैसे डिक्टेटर को भगाया था। और आज ये वही सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है जो एडवोकेट एहसन भून के मरून मिन्नत, ये उन्होंने जो आमराना कुव्वतें एस्टैब्लिशमेंट के कदमों में जाके बिठा दिया है। सुप्रीम कोर्ट बार के एक एक वकील को, जिसका अब 50-50 लाख रुपया लगा हुआ है, उसके अभी कहते हैं कि 27वीं तरमीम आएगी। अब 26वीं बात खुल के बात करते हैं 27वीं तरमीम आएगी, जैसे ये 27वीं तरमीम नहीं है, ये 27वीं मुबारक है। और मतलब कि मैं तो हैरान हूँ कि इस तरह चीयर लीडिंग कर रहे हैं वो एहसन भून साहब। और अभी एहसन भून से ये पूछें कि 27वीं तरमीम है क्या, तो मैं आपको बताऊं कि उनसे 26 का पूछे ना जो मंजूर हो गया, तो उसका भी एहसन भून को नहीं पता होगा कि इसमें मसला क्या है, क्योंकि ये लोग वो हैं जो प्रैक्टिसिंग लॉयर नहीं है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के मामलात में बहस नहीं करते। ये ज़्यादा से ज़्यादा केस लगवाते हैं, जंग लगवाते हैं, अपना चेहरा दिखाते हैं और फिर मैसेज कन्वे हो जाता है। साहब आप कह रहे हैं प्रैक्टिसिंग लॉयर नहीं है, लाखों करोड़ों फीसों वाले केसेस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तो हमें खुद पता है एडिशनल जजेस के सामने ये जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मेंबर हैं हजरत साहब, जो एहसन भून साहब हैं, और उन्होंने कल कंफर्मेशन होने या ना होने के वोट देना है,
और वहां पे एडिशनल जजेस के सामने पेश हो रहे हैं, दूसरे जजेस के सामने पेश हो रहे हैं, लाखों करोड़ों फीसेस वाले, और उसमें बिल्कुल। प्रैक्टिसिंग नहीं है। लेकिन ये क्या है, देखिए ना, अब उसकी ये वजह, अदलिया को किस उसकी तरफ ले वजह आपको पता है ना। हाँ, एक तो 26वीं यानी तरमीम के बाद जो जुडिशल कमीशन बना है, हम्म, उसमें एक एक वोट कीमती हो गए। हम्म, ठीक है, एक वोट है बार काउंसिल का सुप्रीम कोर्ट के जजों की तैनाती के लिए, एक वोट है हाई कोर्ट के जजों की तैनाती के लिए, मुतलका सूबे की हाई कोर्ट की बार्स के जो जो बार काउंसिल्स हैं, मुतलका सूबों की बार काउंसिल्स के नुमाइंदों का। तो इसलिए ये पाकिस्तान बार काउंसिल के इलेक्शन जो है अहम है, और तमाम पूरे पाकिस्तान में जितने भी बार काउंसिल्स हैं उनके इलेक्शंस अहम है कि हाई कोर्ट की जजों की तैनाती में इनका एक एक वोट होगा। जी जी जी, अच्छा, बाकी जुडिशल कमीशन के अंदर बार काउंसिलों के नुमाइंदों के एक वोट के अलावा हुकूमत के तो ऑलरेडी बड़ी डोमिनेटिंग पोजीशन है, उसमें अटॉर्नी जनरल हैं, उसमें लॉ मिनिस्टर हैं, उसमें स्पीकर का नुमाइंदा है, स्पीकर भी तीन, अक्सरियत का जी जी जी, नुमाइंदा होता है। उसमें आप ये देखें कि जो जस्टिस अमीनुद्दीन भी परमानेंट जो है वो तो हुकूमत के वोट है। हाँ, हुकूमत के लेकिन वोट मती हैं। साहब एक चीज है, अगर और दो पाकिस्तान पार्लियामेंटेरियन भी। पार्लियामेंट्री, लेकिन पाकिस्तान बार काउंसिल में जो अगर ये अहमद खान और पीटीआई ग्रुप मेजॉरिटी में आ जाता है, जो अभी तक खत्मी नहीं है, अगर आ जाते हैं तो फिर तो वो सुप्रीम जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में अपना जो मेंबर है वो भी वो उसका इंतखाब कर सकते हैं या उसको नामजद कर सकते हैं। अगर वो नामजद हो जाता है तो फिर मेरे ख्याल में हुकूमत के लिए मुश्किल हो जाएगी। उसकी वजह ये है कि बहुत सारे ऐसे डिसीजंस जहाँ पे हमने याया अफरीदी, जस्टिस मुनीब मंसूर, मंदोखेल, अली जफर और बैरिस्टर गौर, 6 वोट ये और 6 हुकूमत के वोट, इनको देखा है अलग अलग, और अतमी वोट होता था जस्टिस अमीनुद्दीन खान का। तो पाकिस्तान बार काउंसिल का वोट हमेशा से हुकूमत के हक में जा रहा है, एहसन मोहन साहब है। तो वहां पे स्ट्रक्चर हिल सकता है अगर वो वोट जो है वो वहां पे अगर मेजॉरिटी आ जाए, जो अभी तक हतमी नहीं है। साकिब बशीर साहब, इसके लिए बहुत बड़ी गैरत चाहिए, और इसके लिए जो बार काउंसिल के मेंबरान मुंतखब हुए हैं उनकी ऑनेस्टी, उनकी ईमानदारी और उनका कैरेक्टर चाहिए होगा कि वो बिके ना। ठीक, आपको पता है कि जहाँ पे हुकूमत पूरी पूरी जी जी जी, वकला को खरीद लेती हैं, बार एसोसिएशनों को खरीद लेती हैं, करोड़ों रुपए के अवाम के टैक्स का पैसा लगा के, फंड्स के नाम पे, चंदे के नाम पे, डोनेशंस के नाम पे, प्रोजेक्ट्स के नाम पे, वहाँ पे जो मुंतखब बार काउंसिल के नुमाइंदे हैं उनको खरीदना कितना मुश्किल होगा। वो तो आपको सामने नजर आ रहा है ना कि ये इसका वोट है, जी ये जी, इसका वोट है। फिर हुकूमत के हाथ में सरकारी अपॉइंटमेंट्स होती हैं, स्टैंडिंग काउंसिल्स की अपॉइंटमेंट्स हैं उनके हाथ में, एडवोकेट सिर्फ जनरल स्टैंडिंग नहीं, जज लगाने, अब तो जज लगाने की है, तो जज लगाने की भी कि आप जुडिशल वोट कमीशन दें, है। हम आपको फलां हाई कोर्ट में जज लगा आपके देंगे। बंदे का जज लगाएंगे, जी और वो जी बंदा जब जज बन जाएगा तो वो आप लोगों के काम जी करेगा, जी आपके जी, फैसले करेगा, पूरा निजाम जो है ना उसको वो हुकूमत के कंट्रोल जी में जी, है। तो इस वक्त इम्तिहान जो है उन बार काउंसिल के मेंबरान क्या है जो मुंतखब हुए हैं, क्या वो अपना सौदा करेंगे, क्या वो अपने वोट को बेचेंगे पाकिस्तान बार काउंसिल के इलेक्शंस के लिए? ये वो सवाल है जिसका जवाब हमें शायद कुछ अर्से बाद मिल जाएगा। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि हुकूमत जो है ऐसे वकला को, ऐसे वोटों को ख़रीदने के लिए बेहतरीन पोजीशन में है, और जो हुकूमत के मुखालिफ ग्रुप हैं, जो हामिद खान ग्रुप है, जो प्रोफेशनल ग्रुप है, उसको बड़ी जदोजहद करनी होगी, बड़ी स्ट्रगल करनी होगी इस सारे मामले के अंदर, क्योंकि ये बार काउंसिल के जो इलेक्शंस हैं इनको हुकूमत न सिर्फ ये कि जजों की तैनाती के लिए अपने हक में करना चाह रही है ताकि वोट उनका हुकूमत के हक में रहे, बल्कि इन बार काउंसिल के इलेक्शन के ज़रिए हुकूमत ये भी एक तासुर देना चाह रही है कि जो पीटीआई है, जो सबसे बड़ी अपोजिशन जमात है, अब जो उसकी हवा चली हुई थी अब वो बात नहीं है। आप देख लें खैबर पख्तूनख्वा के अंदर क्या हुआ, और वहाँ पे भी बड़ा टफ एक सिचुएशन जी क्रिएट जी, हो गई है पीटीआई के लिए। तो ये बेसिकली दिस इज़ ऑल पॉलिटिकल। और इसमें बदकिस्मती की बात यह है कि हामिद खान ग्रुप और इंसाफ ये जो लॉयर्स फोरम है, इनकी आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं थी, और इनकी आपस में कोऑर्डिनेशन ना होने की बड़ी वजह जो है मैं समझता हूँ वो वकला थे, जैसे फवाद चौधरी हो गए, एडवोकेट फैसल चौधरी हो गए, ये कमिटेड नहीं थे। इनकी हामिद खान से एक ज़ाती तौर पे भी बड़ी लड़ाई है, क्योंकि हामिद खान साहब ने किताब लिखी है ना, कोई तारीख बयान की है फवाद चौधरी साहब की भी, तो इनकी उस लड़ाई की वजह से भी जो इंसाफ लॉयर्स फोरम है और जो हामिद खान ग्रुप है वो उनके बीच में तकसीम पैदा हुई है।
मेरे ख्याल में ये एक बड़ी बदकिस्मती की बड़ी बात है। बदकिस्मती और है। फिर और कुछ लॉयर्स ऐसे भी हैं, मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ। जैसे ये एडवोकेट हैं अब्बासी साहब, क्या नाम है, जो अलीम अब्बासी साहब, ठीक है, वो यहाँ पे हारून रशीद साहब के लिए जो एहसन भूम के उम्मीदवार थे वोट मांग रहे थे। इसमें कोई शक नहीं कि वो दोस्त हैं, पुराना ग्रुप है। ग्रुप ही वही है। अच्छा, दूसरी तरफ वो फिर 26वीं यानी तरमीम के खिलाफ भी नाराबाजी करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। अब इसमें नुकसान ये होता है कि आप एक तरफ नाराबाजी तो 26वीं यानी तरमीम के खिलाफ कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, लेकिन वोट आप दे रहे हैं 26वीं यानी तरमीम करवाने वालों को। तो आपके जो फॉलोअर्स हैं वो आपके बारे में कंफ्यूज होते हैं। आप कोई अमली तौर पे सड़क के ऊपर वकला को नहीं निकालते, क्योंकि दूसरी तरफ आपका अपना ग्रुप लेकिन होता है। फॉलोअर्स ने दोबारा उनको मेंबर इस्लामाबाद बार काउंसिल बना वो दिया। इसलिए बना दिया ना, उनके 26वीं यानी तरमीम के मुखालफिन नहीं है इसमें, हारून रशीद के भी लोग हैं जिन्होंने उनको मेंबर बनाया है। उन्हें दोनों पता तरफ है, के, दोनों तरफ के, दोनों तरफ से है, और उन्हें पता है कि जब वक्त आएगा वोट डालने का तो यही अलीम अब्बासी साहब जो हैं कहेंगे मैं अपने धड़े को नहीं छोड़ सकता। तो इस ऐसे लोगों से ना कंफ्यूजन पैदा होती है। इस तरह के लोगों को एक पोजीशन लेनी चाहिए, और जो लोग पब्लिकली 26वीं यानी तरमीम के खिलाफ बात करते हैं और पब्लिकली उसी 26वीं यानी तरमीम को बनाने और उसकी सपोर्ट करने वालों को वोट भी करते हैं, उनके स्टिकर भी लगाते हैं, ऐसे लोगों को मैं समझता हूँ कि किसी एक साइड पे खड़ा होना चाहिए। और ऐसे लोग जो हैं वो किसी भी वकला तहरीक के राह में एक सबसे बड़ी रुकावट होते हैं। मजीद आपको जो है वो हम अपडेट करेंगे 27वीं आईनी तरमीम का जो पाकिस्तान क्या रहा है वैसे ये भी तो इस पे हम नेक्स्ट किसी वीडियो में बात करेंगे तफसील के साथ। लेकिन वो मामला जुड़ा हुआ है बार काउंसिल्स के इलेक्शन, पाकिस्तान बार काउंसिल में कौन कौन से मेम्बरान आते हैं, किसकी मेजॉरिटी होती है, हुकूमत भी उसी तरफ देख रही है। आपको मजीद भी अपडेट करते रहेंगे, हमें फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।